फिर से 12th क्लास का अगला लेक्चर लेके कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम कूलम्स लॉ देखेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर कैसे डिराइव करते हैं। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखा था, जो कि कुछ ऐसा था जब हमने फोर्स का डेरिवेशन किया था K/Q1 Q2 बटे R²। आज हमको इसे वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना है। इसे डिराइव करने से पहले बच्चों आपको वेक्टर्स की दो बातें पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, अगर हम किसी भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय में यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर होता है और ये यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो हम उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। यही से ये इक्वेशन आया है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड। और बच्चों तीसरी बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, मान लीजिए कोई एक यूनिट वेक्टर ए है और कोई एक यूनिट वेक्टर बी है, अगर दो यूनिट वेक्टर पैरेलल है तो उनके वेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर दो यूनिट वेक्टर पैरेलल है तो उनके जो वेक्टर्स आते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इन तीन बातों को नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे डिराइव होगा। तो बच्चों देखिए, आप लेट कर लीजिए, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है Q2। अब बच्चों ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे कूलम्स लॉ के हिसाब से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए जो चार्ज 2 चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। और जो चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F21 से, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। तो लेट कर लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। वो क्या है? R। अब बच्चों मेरे को अगर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मेरे को F12 की इक्वेशन लिखनी है तो मेरे को एक तो चाहिए F12 का मैग्नीट्यूड जो मैं निकालूंगा, और साथ में चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन में हो, तो ये यूनिट वेक्टर बच्चों मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं 2 से 1 की तरफ जाता हूं, 2 से 1 की तरफ, यानी यहां से अगर मैं यहां जाता हूं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा R1 माइनस R2। मतलब मैं 2 से 1 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं या एक वेक्टर ले रहा हूं जिसको मैं R1 माइनस R2 करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं 2 से 1 की तरफ आ रहा हूं, यूनिट वेक्टर मैं ले रहा हूं R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी F12 की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? R1 माइनस R2। और जब मैं इस तरफ जा रहा हूं F21 की तरफ, तो इस तरफ जो मेरा यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? R2 माइनस R1, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, R2 माइनस R1। बच्चों बुक्स के अंदर कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको 2 1 के साथ 1 2 दे सकते हैं, यानी 2 1 की डायरेक्शन में आपको लिख सकते हैं 1 2, वो इनिशियल माइनस फाइनल कर देता है कई बार, पर हम जिस तरफ जा रहे हैं हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ले लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स ऑन 1 बाय में 2, चार्ज ऑफ 1 चार्ज ऑफ 2 इनटू में K बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बच्चों F12 के लिए जो डिस्टेंस है वो R है, और यही R इस R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 के इक्वल है, क्योंकि ये R1 माइनस R2 इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करके आया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो मैं R की जगह यहाँ पर R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं
F12 की बात कर रहा हूँ और F12 के डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है वो हमारा क्या है, R1 माइनस R2। और F12 जो बच्चों हमारा यूनिट वेक्टर है, अब इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट ध्यान से देखिए बच्चों, F12 की डायरेक्शन में जो एक वेक्टर हमको गिवन है वो क्या है, R1 माइनस R2। अब जब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में या पैरेलल होते हैं, मैंने बताया था दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं F12 को R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, R1 माइनस R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ ऊपर यूनिट वेक्टर। अब ये क्या बन गया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, ये वाला वेक्टर R1 माइनस R2। तो बच्चों कुछ नहीं, बस K Q1 Q2 नीचे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर बच्चों मैंने अभी बताया था, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, बच्चों यहाँ पर मैंने मोड का साइन इससे लगाया क्योंकि स्क्वायर के अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब अगर मैं इस इक्वेशन को आगे लिखूं तो ये क्या बनेगी, कि Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का स्क्वायर और R1 माइनस R2, यानी इसका क्यूब बन जाएगा, R1 माइनस R2 का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, और साथ में R1 माइनस R2 ऑलरेडी है वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारे पास F12 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली बच्चों अगर आप F21 के लिए लिखेंगे, अगर आप F21 के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 21, यहाँ पर भी आ जाएगा 21, और बच्चों F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 21, यहाँ पर R2 माइनस R1, और F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R2 माइनस R1, क्या है, R2 माइनस R1। अब इस वेक्टर को लिखूंगा तो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1, यहाँ पे अब F21 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी R2 माइनस R1 का क्यूब। तो बच्चों ये आपका कूलम्ब्स लॉ था वेक्टर फॉर्म में, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाना था, F12 और F21 की वैल्यू निकालनी थी। अब बच्चों यहाँ से एक बात आप ध्यान से और देख सकते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, K Q1 Q2 माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर R2 माइनस 1 की जगह बन जाएगा R1 माइनस R2, और नीचे बन जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब। बच्चों ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट F21 जो है एग्जैक्ट F12 का माइनस में है, यानी जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी ही ये इसके ऊपर लगा रहा है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ओबे कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपका वेक्टर फॉर्म में था थर्ड लॉ, सॉरी कूलम्ब्स लॉ, इसको आप नोट कीजिए। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस करते हैं जो यूनिट वेक्टर लेते हैं। इसका क्वेश्चन बच्चों नोट कीजिए, आपके पास 3 चार्जेस Q1 Q2 and Q3 are placed at 0, 0, C, 0, B, 0, A, 0, 0। बच्चों आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के लिए होता है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए, जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस।
अब बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होगा वेक्टर फॉर्म के अंदर। देखिए बच्चों, ये बनाई है एक्स एक्सिस, ये बनी वाई एक्सिस, ये बनी जेड एक्सिस। ये कह रहा है 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 को हमने रखा है 0 0 C 0 B 0 और 0 A 0 0 पर। तो Q1 को कहाँ पे रखा हुआ है? Z एक्सिस में। आप इसको Z मान लीजिए, इसको Y बोल दीजिए, इसको X बोल दीजिए। तो Q1 कहाँ पे है? X में 0, Y में 0, Z में C। X में 0, Y में 0, Z में C। Q2 कहाँ पे है? X में 0, Y में B, Z में 0। X में 0, Z में 0, Y में कितना? B। यहाँ पे पड़ा है Q2, यहाँ पड़ा है Q1 और Q3 कहाँ पड़ा है? X में A, Y में 0, Z में 0। X में A आगे, Y में 0, Z में 0। अब बच्चों ये बोल रहा है कि भाई Q1 पे लगने वाली नेट फोर्स बतानी है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, Q1 पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? Q1 पर फोर्स लगा रहा है एक तो Q2 और एक तो Q3। तो बस इसके लिए मैं वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखूंगा। देखिए Q1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन Q1/Q3। तो जो Q1 के ऊपर नेट फोर्स आएगी, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम में बच्चों कैसे लिखते हैं? कि Q1 Q2 ये दोनों चार्ज 1 और 2, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर आपको ध्यान हो, कोऑर्डिनेट्स को अगर हमको माइनस करना था तो हम माइनस ऐसे करा करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? मैं 1 के ऊपर फोर्स निकालूं तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस b एंड c माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस b माइनस b j कैप एंड c k कैप, क्योंकि z एक्सिस के लिए k कैप यूज होता है, y एक्सिस के लिए j कैप। तो ये बनेगा c k कैप माइनस y नहीं b j कैप। ठीक है बच्चों, ये तो नीचे इसका क्यूब आता था और ऊपर आता था यही का यही, बट सी के कैप वेक्टर के साथ माइनस बी जे कैप। नीचे इसका क्यूब और ऊपर वेक्टर फॉर्म में आता था। सिमिलरली आप F13 के लिए लिखेंगे, F13 के लिए क्या आएगा? Q1 Q3 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। तो बच्चों 1 के ऊपर फोर्स निकालने तो हम 3 से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो a माइनस 0 i कैप, 0 माइनस 0 j कैप, 0 माइनस c k कैप, इसके साथ ऐड करके आएगा। मैं नीचे लिख देता हूं कि Q1 Q3 नीचे की तरफ a i कैप माइनस c k कैप, इसका मोड के अंदर क्यूब और ऊपर यही का यही वेक्टर फॉर्म में a i कैप माइनस c k कैप। तो बच्चों ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको नोट कीजिए, मैं आपको 1-2 कूलम्स लॉ के ऊपर अच्छे क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। ये सुपरपोजिशन थोड़े मिक्स रिवीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मैं टी शर्ट में पढ़ाते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है या शर्ट के अंदर, क्योंकि बच्चों टी शर्ट के अंदर तो पढ़ाते पढ़ाते लगती है बहुत गर्मी और मैं हो जाता हूँ बोर। इसलिए आज मैं खुले में खड़ा हूँ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, मैं बात करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन की जो एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। जैसे ये हमारा कोई भी एटम है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। क्वेश्चन ये बोलता है इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का हमको रेशियो बताइए। इनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताइए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, पहले मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन सेकंड बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट कर लीजिए r²। ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है G, दोनों का मास
m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो mm लिख लीजिए, बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि सेम रहेगा r²। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे Fe बाय में Fg तो आपको मिलेगा k e², r² से r² मर जाएगा और नीचे मिलेगा g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। k की वैल्यू बच्चों 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। g की वैल्यू हमारी होती है 6.67 × 10⁻11 कूलम्स, सॉरी ग्रेविटेशनल के अंदर आपने पढ़ा होगा g का वैल्यू। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 9.1 × 10⁻31 एंड इसका भी स्क्वायर। तो इसको बच्चों आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बच्चों आपको ये याद रहना चाहिए यूजुअली भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा होती है, 10⁻42 टाइम्स ज़्यादा। इसको बच्चों नोट कीजिए। एक दो अच्छे क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला लेक्चर बच्चों शायद एप्सिलॉन नॉट r, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम यानी परमिटिविटी पे आएगा। फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों एक चार्ज है Q is divided into two parts such that force between them is maximum. Find the charges. बच्चों क्वेश्चन ये बोलता है कि उसने आपको एक चार्ज दे दिया क्यों, उसने आपको एक चार्ज क्या दिया क्यों, आपने इस क्यों को दो हिस्सों में तोड़ दिया। मान लीजिए कि हिस्सा आपने तोड़ दिया छोटा क्यों और दूसरा हिस्सा बचा हुआ क्या होगा क्यों माइनस क्यों। कहता है कि इन दोनों चार्जेस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। क्या वैल्यूज होनी चाहिए इन चार्जेस की कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। हमको इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ये क्वेश्चन करने की, आपको डिफरेंशिएशन करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने अगर आपको 10 कूलम का एक चार्ज दे दिया और मैं कहूँ कि आप इसको दो हिस्सों में तोड़िए कि फोर्स मैक्सिमम आए, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं। या तो आप तोड़ोगे 9 and 1, या आप तोड़ोगे 8 and 2, या 7 3, या फिर 6 4, या फिर 5 5। यही 5 तरीके बनते हैं इसको तोड़ने के। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप हर किसी में अगर फोर्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24 एंड 5 5 जा 25। तो बच्चों जब आप इस चार्ज को एग्जैक्टली दो हाफ हिस्सों में तोड़ोगे ना, तब भी जो फोर्स है वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच का सेम रहना है कि हमारा कांस्टेंट होता है, खाली चार्जेस में बात आती है। तो बच्चों आप खुद देख लो, किसी भी नंबर को अगर आप सिर्फ दो हाफ हिस्सों में तोड़ते हो ना, तभी उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, अदरवाइज वैल्यू हमेशा उनसे कम ही मिलती है। किसी भी से में तोड़ लो, 6 4 2 3 सॉरी 2 8 कुछ भी, हमेशा वैल्यू कम आएगी। जब आप दो बराबर हिस्सों में तोड़ दोगे ना, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर मैं पहले ही बता दूं, Q बाय 2 आने वाला है, फिर भी हम कर लेते हैं बुक्स में जिस तरीके से करा होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक हमने इसका क्या माना Q, एक क्या माना Q माइनस Q। तो जो फोर्स का फॉर्मूला इसके लिए बनेगा वो बनेगा Q माइनस Q बटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन किसकी, इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है, इसके रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0, dF बटे dQ इज इक्वल टू 0। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, d फोर्स का हमारा फॉर्मूला है Q माइनस Q बटे में r² d बटे में dQ। अब बच्चे उधर 0 है तो ये वाली वैल्यू जाके तो क्या हो जाएगी 0, ये वाली वैल्यू क्या जाके हो जाएगी 0। हमारे पास बचेगा क्या, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लेना आप, क्या बचेगा Q एंड Q माइनस Q।
हमने 0 है तो ये आर स्क्वायर ऊपर जाके बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब लिखूंगा तो हमारे पास ये बच जाएगा डी बटे डी क्यू अंदर के क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब बच्चों के कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो अंदर हमारे पास बचेगा क्यू इंटू क्यू बड़ा क्यू इंटू बड़ा क्यू माइनस छोटे क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये के नीचे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 इंटू बड़ा क्यू, और क्यू स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे ऊपर एक पावर कम, डिफरेंशिएशन आपको बच्चों आनी चाहिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्यू माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू। और मैं ऊपर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ से जो छोटे क्यू की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई बड़ा क्यू बाय में 2। बच्चों मैंने पहले ही बताया था आपका आंसर लास्ट में यही आएगा, क्योंकि जब आप इस चार्ज को एग्जैक्टली 2 हाफ हिस्सों में तोड़ोगे तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। बच्चों इसको नोट कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखते हैं। देखी आज ना कर दई आज दिन क्वारंटाइन दा। बच्चों वैलेंटाइन होता था गाने में, पर क्वारंटाइन चल रहा है आजकल। सारे घर बैठे बैठे अपने वैलेंटाइन को याद कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ सगाई कर रहे हैं। तो बच्चों एंजॉय करें, पढ़ाई करें। आजकल तो सगाइयाँ भी, शादियाँ लोगों को पता नहीं क्या चला है, क्वारंटाइन में शादियाँ कर रहे हैं। मुझे पता है आप वैलेंटाइन के नाम पे थोड़ा भटक जाते हो वीडियो से, पर वापस आए ग्राफ्स के अंदर। तो पहला ग्राफ बनाते हैं हम फोर्स और आर स्क्वायर के बीच में। एफ का फॉर्मूला बच्चों ध्यान हो तो आपको ये होता था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एफ और आर के बीच का ग्राफ बनाऊं, एफ और आर के बीच का, तो बच्चों एफ और आर इनवर्स में है तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनेगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसे। सिमिलरली बच्चों अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपका एफ और आर स्क्वायर का, तो ये भी आर स्क्वायर भी एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ भी बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर बच्चों अगर मैं ग्राफ बनाऊं एफ और 1/r का, एफ और 1/r का, अब बच्चों ध्यान से देखो 1/r जो है वो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं 1/r को y मान लूं, 1/r को अगर y मान लूं, तो हमारे पास f प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे r का स्क्वायर है। मैंने 1/r को y माना तो 1 स्क्वायर बटे r स्क्वायर y का स्क्वायर। तो f और 1/r का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला, क्योंकि जब सामने स्क्वायर में हो कोई टर्म तो ग्राफ पैराबोला बनता है, यानी कि कुछ ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है बच्चों, f और 1/r का। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं f और 1/r स्क्वायर का, तो आप ध्यान से देखिए 1/r स्क्वायर f के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा। तो अगर ग्राफ मैं बनाऊंगा f और 1/r स्क्वायर का, तो वो बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये 4 ग्राफ थे, पहले 2 और ये तीसरा और ये चौथा, जो पूछे जाते हैं। इसके बाद एक ग्राफ पे छोटा सा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेते हैं, लेक्चर फिर वाइंड अप करेंगे। इसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं शराबी। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, 2010 बोर्ड का क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम plus 3 microcoulomb are placed distance apart। 2 चार्जेस है, उनको r डिस्टेंस दूर रख दिया गया है। बोलता है ड्रॉ ग्राफ शोइंग variation of f with
1/r²। बच्चों f और 1/r² का ग्राफ आपने अभी देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। बट बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसने क्या रखा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। ये होता है प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों प्लस है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना देंगे स्ट्रेट लाइन। और बच्चों ध्यान से ऊपर रिपल्सिव लिख दीजिएगा। क्या लिखना है ऊपर? रिपल्सिव, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। बच्चों अगर सेम क्वेश्चन ये कहता कि एक चार्ज +2 है और एक -3 माइक्रोकूलम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? एक +2 एक -3। तो उसमें बच्चों दो तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, इसको मैं रब कर देता हूं, देखिए क्या कर सकते हैं। या तो आप ये कर दीजिए, ग्राफ को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दीजिए, f और 1/r²। ग्राफ को बना दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, 2 और -3 का। तो इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है, लिखना फिर भी पड़ेगा आपको अट्रैक्टिव। ना नहीं लिखेगा तो यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया तो, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बट इससे बेटर है बच्चों, आप क्या कीजिएगा कि ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाइए। आपको पता है f और 1/r² का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऊपर लिख दीजिए अट्रैक्टिव, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये 2010 में बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कूलम्ब्स लॉ को लेके अब तक। तो अगर वीडियो में आपको कोई डाउट हो या पहले भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको सपोर्ट मिलेगा और हम फ़ोन से DXLR पे आ जाएंगे। आपका ही फायदा है, पढ़ाई करते रहे। ओवर एंड आउट।